देखिए अभी ना सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी जिसमें 19 साल के गुकेश ने 34 साल के 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को उसके ही होम टर्फ पर हरा दिया चेस के अंदर। अब इस वीडियो में हम क्लियरली देख सकते हैं कि मैग्नस कार्लसन को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई है। मैग्नस इस हार के बाद इतना हिल चुके हैं कि वो अब कह रहे हैं कि वो इसलिए हार गए क्योंकि अब उनका खेल में मन नहीं लगता है। Losses are painful, like no matter what, but at least if I can lose, like doing something that I really enjoy, then that's much easier. Like I don't have any. It's not that I cannot play. It's just situations like yesterday. Like I'm just wondering, like why am I doing this? Like, what's the point? आखिर भाई साहब इतने अकड़ हो भी क्यों ना, क्योंकि मैग्नस कार्लसन जो है ना उनको क्लासिकल चेस में अनबीटेबल माना जाता था। इससे पहले किसी इंडियन ने मैग्नस कार्लसन को हराया है ना तो वो विश्वनाथन आनंद हैं, वो भी 11 साल पहले। मैग्नस कार्लसन अपनी इस डोमिनेंस के कारण ग्लोबल चेस का फेस बन चुके थे और इसी डोमिनेंस की वजह से कई बार देखा गया है कि मैग्नस भाई साहब जो है ना वो खुद को सुपीरियर मानने लगे थे, उनमें ईगो आ गया था। ये अपने ओपोनेंट को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो उनके सामने कुछ है ही नहीं। Does a victory here mean anything for London? I think a victory here means a lot, but I don't know if it has any direct correlation to the match. Magnus, I'd like to address the same question to you. Does a victory here mean anything as far as London is concerned? Well, not for me, but I think Fabi needs to win the tournament to get to London. But who would be your ultimate author to write your definitive game collection? Who would you like to have write the definitive volume on your games? No, I mean, I don't care. मैग्नस भाई साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो गुकेश के साथ मैच करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है क्योंकि उनके लिए ये सर्कस से ज्यादा कुछ है नहीं। अभी ये भाई साहब एक हफ्ते पहले खुद को किंग कह रहे थे और अब इनकी ईगो जो है वो एक 19 साल के लड़के ने उसकी बत्ती बना दी, और वो भी मैग्नस के होम टर्फ नॉर्वे में। I am the king. I will punish you. Any man who must say I am the king is no true king. और भाई साहब सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरे गेम के अंदर ना 80% टाइम मैग्नस भाई साहब ही डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन आखिर में मैग्नस ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया और इस अपॉर्चुनिटी को गुकेश ने बहुत कामली ग्रैब कर लिया और जीत गया। फिर जो हुआ वो सबके सामने है। Oh my God! वैसे ईमानदारी से कहूं तो भाई साहब एक इंडियन को वर्ल्ड चैंपियन बनते देखकर एक वेस्टर्न को अपनी रेज को क्विट करते देखना बहुत सेटिस्फाइंग था। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुकेश इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ और इतना हम्बल रहता है क्योंकि जो संस्कार हैं वो उसको उसकी माँ से मिले हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी उसने कोई ईगो नहीं दिखाया। Yeah, I'm really looking forward to going back home and seeing all the people and the love and support what it means to India. और इस केस में भी जब मैग्नस ने टेबल को ठोक पीट दिया ना तो भी गुकेश कहता है कि भी मैग्नस का रिएक्शन जो था वो जस्टिफाइड था। I have no problem. And I guess we have to ask Magnus, there was a big reaction and emotion at the end when he realized he was lost and had to resign, banging the table. Did that affect you? Was that a shock at all? No, I mean, like, this is heartbreaking for anyone, the kind of way that the game went. I mean, I completely understand it. I've also banged a lot of tables in my career. That's the kind of grace गुकेश carries. पर guess what? इसके बावजूद गुकेश की इस विक्ट्री के बाद वेस्ट की तरफ से गुकेश के लिए रेसिज्म की बाढ़ आ गई है। कोई गुकेश के ऊपर रेसिस्ट स्लर्स लिख रहा है तो कोई उसके नाम की मौखरी कर रहा है। कोई कहता है कि मैग्नस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गुकेश से गंदी बदबू आ रही थी। कोई बेवकूफ आदमी ये कह रहा है कि गुकेश से करी जैसी स्मेल आ रही थी इसलिए मैग्नस डिस्ट्रैक्ट हो गया। और आप ना नोटिस करोगे कि इन सारे कमेंट्स में हजारों में लाइक्स थे और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी गुकेश को काफी रेसिज्म का सामना करना पड़ा है। तो भाई साहब सवाल ना आखिर में ये उठता है कि गुकेश को आखिर इतना रेसिज्म मिल क्यों रहा है? रीजन बहुत सिंपल है, इंडिया का चेस में बढ़ता हुआ डोमिनेंस। देखिए चेस में ना हमेशा से रशियंस और अमेरिकन्स ने डोमिनेट किया है, कुछ समय तक चाइनीज ने भी डोमिनेट किया है और नॉर्वे जैसी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी डोमिनेट करके गई हैं, स्पेशल थैंक्स टू कार्लसन। पर भाई साहब अब ना पावर शिफ्ट हो रहा है, वो भी ऐसी कंट्रीज की तरफ जो वेस्ट की नजर में सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यानी कि भारत। और इसी कारण आज जैसे जैसे भारत के प्लेयर्स जो वो चेस के वर्ल्ड में डोमिनेट करना शुरू कर चुके हैं वैसे वैसे वेस्ट से इन प्लेयर्स के लिए रेसिज्म बढ़ता जा रहा है। अब इंडियन चेस के अंदर ना गुकेश, प्रागनंदा, अर्जुन, विदित, निहाल सरीन या और भाई साहब आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन चेस में अब आने वाले डेकेड में चेस विल बी डोमिनेटेड बाय इंडियंस, जिसको खुद विश्वनाथन आनंद जैसे लेजेंड्स एक्नॉलेज कर चुके हैं। पर देखिए एट द सेम टाइम हमें ये समझना होगा कि रेसिज्म सिर्फ चेस तक लिमिटेड नहीं है, ये एक ब्रॉडर ट्रेंड है इंडियंस के खिलाफ।
रेसिज्म का। आज दुनिया भर में देखा जा रहा है कि वेस्ट का इंडियंस पर रेसिज्म जो है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और इसके पीछे वेस्टर्न यूट्यूबर्स में ना एक रीजन बताया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट स्कैम कॉल्स, जिसने इंडिया की रेपुटेशन को ग्लोबली कुछ डैमेज किया है। इंडियन स्कैमर्स जो हैं वो अमेरिकन और यूरोपियंस को टारगेट करते हैं मोटा पैसा ऐंठने के लिए। दिस हार्म्स द विक्टिम्स फाइनेंशियली एंड इमोशनली। ये इंडिया की इमेज को ग्लोबली नेगेटिव बनाता है। 2022 में सिर्फ अमेरिकन ने $10 बिलियन लूज किए हैं इंडियन स्कैमर्स और कॉल सेंटर्स के चक्कर में। कई वेस्टर्न चैनल्स हैं जो इन इंडियन स्कैमर्स को एक्सपोज करते हैं और इनके कॉन्वर्सेशन को यूट्यूब पर डाल देते हैं, जिससे इंडिया का बहुत नेगेटिव इमेज बनता है। I just wanted you to know that Asif's files are gone, and I just wanted you to know that I know you're in the Godrej Genesis building in Kolkata, West Bengal, India. The first thing I did was look at the addresses the Indian-based companies were registered to, but immediately there were inconsistencies. The IP address of the scammers indicated Noida, while the business address indicated Faridabad. You guys you work inside of the mall, I know. You're from Kolkata, you work inside of the mall. और इसीलिए दिस काइंड ऑफ शिट नीड्स टू बी क्रैम्प डाउन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। पर इंडियन गवर्नमेंट ना हमेशा इस इशू को सीरियस नहीं लेती है और ये इंडिया की इमेज को हार्म कर रहा है। लेकिन भाई साहब, इस एक इशू की वजह से पूरे 1.5 बिलियन इंडियंस को बदनाम करना, ये कितना सही है? और ऐसे लॉजिक से तो फिर हमें ब्रिटिशर्स से हिट करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आधी दुनिया को कोलोनाइज किया था। पर आइडल वर्ल्ड में ना ऐसा होता नहीं है। ऊपर से आप ये भी देखिए कि ऐसे जो स्कैम कॉल्स है ना, वो कंबोडिया, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप सब जगह होते हैं। तो भाई साहब, क्लियरली ये जो स्कैम कॉल्स है ना, ये आउटरीच का कारण हो सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये रेसिज्म के लिए अधिक जिम्मेदार है। एक्चुअली जो दूसरा कारण मुझे लगता है ना इस रेसिज्म का, वो कुछ और है। अकॉर्डिंग टू द बिग सेक्शन ऑफ द वेस्ट, इंडियंस आर पेगन्स। ये पॉइंट लोग ओपनली बोलते नहीं है, बट ये कोर इशू मुझे लगता है। इंडियंस आर नॉट द पीपल ऑफ द बुक। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर प्योर धार्मिक एंड फॉलो पॉलिथिस्टिक सिविलाइजेशन। और वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के लिए एक बहुत बड़ा फंडामेंटल सिन है, बिकॉज उनका एंटायर वर्ल्ड व्यू जो है वो एक गॉड, एक बुक और एक प्रॉफिट पर बेस्ड है। और ये जो है ना वो हमारे सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। इसी कारण आप देखोगे कि वेस्टर्न सुप्रीमेसिस्ट जो है ना वो हमारे देवताओं को, हमारे कल्चर को डेमोनिक बोलते हैं। India was in the grip of Hinduism, all kinds of religions, 3 million gods? 300 million gods. 300 million gods! 300 million, and all those demonic things. How do you deal with what's happening to India now? Idols are serving the devil. Krishna is satanic, demonic. The leader of the Kootenai County Constitution Party says people should be outraged by a statue of a Hindu god that is now on display on Sherman Avenue in Coeur d'Alene. पर भाई साहब, हमारा जो इंडियन कल्चर था ना वो पहले भी था, तो फिर अचानक से इतना रेसिज्म क्यों बढ़ गया इंडियंस के खिलाफ कि गुकेश जैसे खिलाड़ी उसे झेले? तो देखिए, इसके ना 2 रीजन है। इंडियंस आर बिकमिंग हाईली सक्सेसफुल, वो भी हर फील्ड में, टेक में, बिजनेस में, मेडिसिन में, स्टार्टअप्स में। और प्रॉब्लम एक्चुअली में यह है कि इंडियंस ना अपनी काबिलियत पे इन सो कॉल्ड व्हाइट अमेरिकन की जॉब्स छीन रहे हैं, जो अपनी वेस्टर्न सुपीरियरिटी को बनाए रखना चाहते हैं। आज इंडियंस जो है वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज चला रहे हैं। इंडियंस आर नाउ द हाईएस्ट अर्निंग एथनिक ग्रुप इन द यूएस, इवन मोर देन द व्हाइट्स। कंपनीज जो है वो इंडियंस को हायर करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 व्हाइट मैन का काम जो है वो एक अकेला भारतीय कर देगा और एफिशिएंटली कर देगा। और यही बात जो है इन वेस्टर्न सुप्रीमेसिस्ट को बर्दाश्त नहीं होती है, और ऐसे में हिट तो आएगी ही फिर। और ये जो सेम टेम्पलेट है ना, वो जूस के अगेंस्ट भी यूज किया जा चुका है। जूस मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जूस क्रिश्चियंस को जॉब हड़प रहे हैं, जूस सोसाइटी को करप्ट कर रहे हैं, जूस इविल है। इन सब चीजों के बाद ही जूस के खिलाफ रेसिज्म बढ़ा था, जिसे हम एंटी सेमिटिज्म बोलते हैं। इवन आज भी जूइश पीपल जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड में इस रेसिज्म का शिकार हैं, और आज कुछ यही पैटर्न जो है वो इंडियंस के खिलाफ भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। दूसरा रीजन इसका यह है कि इंडिया खुद एक बड़ी पावर बन रहा है। आज इंडिया जो है दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, और जितना इंडिया पावरफुल हो रहा है ना, उतनी ही उसकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी बढ़ रही है। इन शॉर्ट, दे डोंट लाइक मोदी एंड इंडिया, क्योंकि आज इंडिया वेस्ट के सामने झुकता नहीं है। आज इंडिया दुनिया भर के सैंक्शंस के बावजूद रशिया से तेल खरीदता है, और जब वेस्ट इस पे मेल्टडाउन करता है ना, तो भारत आज उनकी हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करता है। If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have, and then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people.
आज भारत जो है वो रशिया के भी क्लोज है, अमेरिका से भी संबंध बना के रखता है, इजराइल से भी, ईरान से भी और फिलिस्तीन से भी। भारत का यही डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंस जो है वो वेस्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। आज इंडिया पाकिस्तान जैसे देशों के साथ फियरलेसली डील करना शुरू कर चुका है। भारत जो है वो पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने से पहले वेस्ट से परमिशन नहीं लेता है। आज भारत अपने हाथों से बने हुए मेड इन इंडिया स्पेस सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, ब्रह्मोस जैसे डेडली मिसाइल सिस्टम्स बना रहा है, कावेरी जैसे हाईटेक इंजन्स को डेवलप कर रहा है और आज इंडिया के मेड इन इंडिया वेपन्स जो हैं वो टर्की और चाइनीज टेक की बत्ती बना रहे हैं। और भाई साहब ये सब देखकर वेस्ट का पैनिक करना नेचुरल है। वेस्ट चाहता है कि अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज उनके वेसल स्टेट बनकर रहें, यानी बस ऑर्डर सुनो, अपना दिमाग मत लगा। पर जब भी कोई नॉन वेस्टर्न कंट्री जैसे कि इंडिया खुद के लोगों के इंटरेस्ट में सोचती है, खुद का फायदा देखती है और इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाती है तो इनके पेट में दर्द होता है। भारत आज जो है वो वेस्टर्न रूल बुक्स को फाड़कर अपनी रूल बुक खुद लिख रहा है। एक तरफ चाइना जो है वो वेस्ट का नाइटमेयर ऑलरेडी बन चुका है, अब दूसरी तरफ इंडिया भी एशियन जाइंट बनने की रफ्तार में है और ये वेस्टर्न सुप्रीमेसी को क्यों ही पसंद आएगा। तो भाई साहब ऐसे में सवाल उठता है कि फिर हमारे जैसे भारतीय जो हैं उनको क्या करना चाहिए इस रेसिज्म के खिलाफ। जवाब ना बहुत सिंपल है, बी रिच बी पावरफुल। आप अंबानी की शादी का ही एग्जांपल ले लो जो पिछले साल हुई थी। उस शादी में हमें क्लियरली दिखाया कि चाहे लोग तुम्हें ऑनलाइन पजीत कहकर गालियां दें, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम पावरफुल हो तो पूरा वेस्ट हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड से फ्लाइट लेकर तुम्हारे बच्चे की शादी में नाचेगा आइटम सॉन्ग पर। दूसरा है लेवरेज द सॉफ्ट पावर। बॉलीवुड को वापस से ग्लोबल नैरेटिव का टूल बनाना चाहिए। राज कपूर, किशोर कुमार यूएसएसआर जाकर लेजेंड बन गए थे। आज वही काम जो है वो वेस्ट में करने की जरूरत है। इंडियन फिल्म्स, कल्चर, म्यूजिक इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए एज अ सॉफ्ट पावर वेपन, जैसे कि हॉलीवुड और कोरियंस करते हैं। गुकेश इंसिडेंट के बाद जो रेसिज्म हुआ है ना, और जो इंसिडेंट्स पहले भी हुए हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही चीज कही जा सकती है, इफ दे डोंट रिस्पेक्ट योर कल्चर, मेक देम रिस्पेक्ट योर स्ट्रेंथ।